हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना और हांगकांग से जुड़े विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इसके पीछे का फैक्ट्स क्या है। अब देखिए, चाइना और हांगकांग का विवाद अभी प्रेजेंट में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि चाइना हांगकांग पे कब्जा कर लेगा। देखिए, चीन तो हमेशा से ही अन्य देशों से सीमा विवाद के लिए जाना जाता है, लेकिन हांगकांग के साथ चीन का कुछ अलग ही मसला है। क्या है ये कहानी, चलिए समझते हैं। दोस्तों, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है चाइना और चाइना के नीचे यहाँ पे है हांगकांग। बात है 200 साल पहले की, जब भारत पे ब्रिटिश का शासन हुआ करता था और इंडिया के बाद जो ब्रिटिश थे उनका ध्यान था चाइना की ओर कि वो चाइना जा कर के भी ऐसा ही अपना व्यापार करेंगे। उस समय चीन में चाय और रेशम का बहुत अच्छा उस समय बिजनेस था, व्यापार था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो चाइना के साथ रेशम और चीन चाय का व्यापार करेंगे। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम जिस तरह से भारतीयों का शोषण करते हैं, उनसे हम लोग सामान लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, उन्हें दबा कर रखते हैं, अपनी हुकूमत चलाते हैं, हम लोग वैसे ही चीन पे करेंगे। अब लेकिन चीन तो चीन था, चीन ने बोला ऐसा कैसे होगा। तो चीन ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से व्यापार करना चाहते हो तो करो, लेकिन बदले में हमें पे भी करो, हमें चाहिए, हमें अपना पे चाहिए, पेमेंट चाहिए, तुम सामान लो और हमें पेमेंट दो। तो चीन बोला कि तुम हमें सिल्वर कॉइन्स में हमें पे करो। अब ब्रिटिश को लगा कि यहाँ तो इंडिया की पॉलिसी नहीं चल पा रही है, इंडिया में तो हम सबका शोषण भी करते हैं, उनसे सामान भी लेते हैं और उन्हें कुछ देते भी नहीं हैं, यहाँ तो ऐसा चल नहीं रहा है। तो ब्रिटिश ने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना हम चाइना को कुछ अपना सामान बेचें और बदले में हम चाइना से सामान ले लें। अब चाइना लोगों ने, जो चाइना के लोग थे, उन्होंने अपनी एकता दिखाई, सूझबूझ दिखाई और उन्होंने ब्रिटिश के कोई सामान में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब ब्रिटिश का दिमाग फिर से बौखला गया। अब ब्रिटिश सोचा कि अब क्या करे। तो उसने चाइना के लोगों को ड्रग्स की आदत लगा दी, अफीम का व्यापार करने लगा चाइना में। वो इंडिया से अफीम उठाता था और चाइना में जाके दे देता था। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग सामान खरीद रहे हैं, चाइना वाले सामान खरीद रहे थे, अफीम खरीद रहे थे, तो पैसे तो देते ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश को दो फायदा हुआ। पहला तो कि इंडिया से बहुत कम दाम पे या फिर सस्ते में या फिर पैसे ना के बराबर लेके दे के अफीम ले लिया, ड्रग्स ले लिया और उसी को पैसे में, ज़्यादा पैसे में चाइना को बेच दिया, क्योंकि चाइना लोगों को अफीम की आदत हो गई थी, ड्रग्स की आदत हो गई थी। अब उस समय चाइना में जो राजवंश का शासक था, वो राजवंश था चिंग राजवंश। ठीक है, तो चिंग राजवंश के राजा को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि चाइना में ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है। वो समझ रहे थे कि ऐसे तो हमारी जो जनता है वो अपंग हो जाएगी और यहाँ पे ब्रिटिश अपना उपनिवेश बना लेगा। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने चाइना में ड्रग्स को बेचना इलीगल बना दिया, यानी कि कोई भी अब ड्रग्स नहीं बेच सकता है, जो बेचेगा वो इलीगल होगा। अब इसी के खिलाफ जब ब्रिटिश को ये पता लगा कि चाइना ने ऐसा नियम बना दिया, ऐसा रूल बना दिया अपने देश में, उसने युद्ध छेड़ दिया। कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध। दो अफीम युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1834 से 1842 तक और दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक। अब दोस्तों, 1856 से 1860 में जो ब्रिटिश युद्ध, अफीम युद्ध हुआ था, इस अफीम युद्ध में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी लड़ा था। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, दोनों अफीम युद्ध में चाइना की हार हुई। ठीक है, अब युद्ध के परिणाम के अनुसार चाइना ने अपने 5 बंदरगाह को विदेशी व्यापार के लिए उसे खोलना पड़ा, उसकी मजबूरी बन गई क्योंकि चाइना युद्ध में हार गया। अब ये जो 5 विदेशी बंदरगाह थे, ये थे हांगकांग द्वीप पर। गौर से सुनिएगा, हांगकांग द्वीप पर, जिसे ब्रिटेन ने उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। चूंकि विदेशी व्यापार के लिए खुल गया और ब्रिटेन तो पहले से ही नज़र गड़ाया था चाइना पे, अब उसे हांगकांग द्वीप मिल गया। तो अब वो पूरी तरह से हांगकांग पे अपना राज करने लगा, अपना उपनिवेश बना लिया, उसे एक देश की तरह यूज़ करने लगा, इस्तेमाल करने लगा, व्यापार करने के लिए नई नई सड़कें बनाने लगा, नए नए बंदरगाह बनाने लगा। ठीक है, इसके बाद चीन के साथ ब्रिटेन की एक बार फिर से युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था कब? 1898 से लेकर 1997 तक। और इस युद्ध के बाद
चाइना को फिर से ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ा। और चाइना ने, चूंकि बहुत सारे विवाद चल रहे थे चाइना और ब्रिटेन में, तभी तो ये युद्ध हुआ, खींचातानी चल रही थी, क्योंकि चाइना ने उसे दिया था क्या, व्यापार करने के लिए, जबकि जो ब्रिटेन था वो इलीगल तरीके से अफीम का व्यापार कर रहा था। तो एक तरह से चाइना की जो जनता थी बहुत ज़्यादा पंगु होने के कगार पे थी। तो ये सब कारण से चीन का जो चिंग राजवंश था वो खुश नहीं था। तो युद्ध हुआ फिर से 1898 से लेकर 1999 तक, लेकिन चीन इसमें भी हार गया। तो फिर से चीन को ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ा। अब ब्रिटेन ने सोचा कि भाई चीन इतना चिक चिक करता है, इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे चीन भी शांत रहे और हम भी शांति से अपना व्यापार कर सकें। तो इसके लिए ब्रिटेन ने हांगकांग को लीज पे ले लिया, यानी कि किराया पे ले लिया। इस युद्ध के बाद किराया पर क्यों लिया? देखिए, किराया उस समय बहुत कम था और अफीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था चीन को। पहला तो इंडिया से सस्ते दाम पे ले रहा था, या फिर यूँ कहें कि ना के बराबर दाम पे ले रहा था, और चाइना में बहुत महंगा करके बेच रहा था, तो डबल प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटेन को। तो सोचा कि चलो किराया दे देते हैं, चाइना भी शांत रहेगा और हम भी अपना व्यापार ढंग से कर पाएंगे। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, लेकिन इस जीत के साथ अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो अंग्रेज़ों को ये बात पता चली कि उनका जो उपनिवेश है अब ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, और एक एक करके ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का बात सोच लिया। अब इस बात में बात हुई हांगकांग की भी कि हांगकांग के साथ क्या करना पड़े, क्या किया जाए। तो चूँकि हांगकांग से भी तो ब्रिटिश को जाना ही था हर हाल में, तो उस समय तक, जिस समय ब्रिटिश वहाँ था 1997 तक, वहाँ पे हांगकांग एक बहुत ही विकसित देश बन गया था, बहुत ही डेवलप कर गया था। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज वहाँ आ गई थी। तो उन कंपनीज को डर लगने लगा कि जब ब्रिटिश यहाँ से चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, हम पे तो चीन का कब्जा हो जाएगा, हमने इतनी मेहनत से बनाया है। क्योंकि उस समय तक चूँकि ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने पूरी छूट दी हुई थी कि व्यापार करो, अच्छे से करो, फलो। ठीक है, तो कंपनीज को डर लगने लगा, तो कंपनीज उठ के, कुछ कंपनीज जो हैं वहाँ से निकल के चली गई यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, और जो कंपनीज बची कुची थी वो वहीं काम कर रही थी। ठीक है, तो अब ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पॉलिसी निकाला जाए जिससे जो कंपनीज बची हुई हैं उन्हें भी थोड़ा राहत का सांस मिले, उन्हें भी थोड़ा टाइम मिले सोचने का कि उन्हें यहाँ रहना है या फिर उन्हें भी चले जाना है। तो इसके लिए ब्रिटिश और चीन में एक समझौता हुआ। समझौता था वन नेशन टू लॉज, 50 सालों के लिए, यानी कि 1997 से लेकर 2047 तक, 2047 तक। क्या समझौता था? वन नेशन टू लॉज, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया और जम्मू कश्मीर का रिश्ता था, जो कि धारा 370 खत्म होने के बाद एक बराबर हो गया, वन नेशन वन लॉ हो गया। तो उस समय भी, यानी कि अभी भी 1947 से लेकर 2047 तक चाइना में वन नेशन टू लॉज रहेगा। ठीक है, 50 सालों तक। तो अब इसमें क्या हुआ कि हांगकांग को बहुत सारे अधिकार मिल गए जो चाइना में नहीं है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका, मीटिंग करने का अधिकार, मतलब कि समूह में मीटिंग करने का अधिकार, जबकि चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में कोई भी बंदा सरकार के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा सकता, चूं तक नहीं कर सकता। तो ये सारे जो फ्रीडम्स दिए गए हांगकांग को दिए गए। चाइना ने इस पे सिग्नेचर तो कर दिया, चाइना ने ये समझौता तो कर लिया कि भाई ठीक है, वन नेशन टू लॉज मान लिए, लेकिन चाइना तो चाइना था, उसको फिलहाल ब्रिटिश को कैसे भी करके यहाँ से हटाना था। चाइना मान लिया वन नेशन टू लॉ। अब इसके बाद चाइना जो है यहाँ पे कोशिश करने लगा कि अब किस तरीके से हांगकांग को हम वापस लाएं, यानी कि वन नेशन टू लॉ को ख़त्म करें। ख़त्म तो हो गई ये 2047 में, बिल्कुल सही है, लेकिन चाइना ये कोशिशें अभी से ही कर रहा है ताकि जब 2047 आए तो वहाँ के लोगों को अचानक से कुछ एकदम शौक न लगे कि अरे चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि भाई देखो हांगकांग तुम चाइना का ही पार्ट हो, ऐसा ऐसा मुद्दा हुआ था, समझना है तो समझो, प्यार से समझा रहे हैं, नहीं तो 2047 खत्म होगा तो वो तो ऐसे भी हांगकांग मेरे कब्जे में आ ही जाएगा। तो अभी जो है चाइना
थोड़े थोड़े तरीके से कोशिश कर रहा है हांगकांग को अपने अंडर लाने का, ताकि हांगकांग बहुत ज़्यादा उड़ने फड़फड़ाने ना लगे कि उसको बाद में काबू करना मुश्किल हो जाए। अब देखिए हांगकांग को तो बहुत सारी फ्रीडम्स मिली हुई थी, तो वेस्टर्न कंपनीज को लगा कि चाइना ऐसे में, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज को लग रहा था कि चाइना धीरे धीरे हांगकांग को ख़त्म कर देगा, तो वो लोग हांगकांग को बचाना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने, वेस्टर्न कंपनीज ने हांगकांग को कुछ स्पेशल छूट देने लगे, जैसे कि यूएसए ने हांगकांग के लिए टैक्स में कमी कर दिया, वहीं चाइना से ज़्यादा टैक्स लेता था। तो इस तरीके से चाइना ने क्या किया कि चाइना अपना सामान हांगकांग बेचने लगा और हांगकांग से अमेरिका जाने लगा। तो अमेरिका को ये बात पता चल गया कि भाई चाइना तो खेल खेल रहा है, लेकिन अमेरिका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, चूँकि चाइना जानता है कि 2047 के बाद हांगकांग को पूरी तरह से कानूनन हांगकांग चाइना के पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो अभी से ही हांगकांग को चाइना के अनुसार रखना चाह रहा है, ताकि समय पे जब समय आए 2047 आए तो बहुत ज़्यादा देरी ना हो और हांगकांग अपने आप चाइना के अंदर हो जाए। अब इसके लिए चाइना ने बहुत सारे कानून, बहुत सारी नीतियां गलत लगानी शुरू कर दी हांगकांग पे। अब जैसे देखिए, हांगकांग में लोकतंत्र के हिसाब से हर वयस्क को वोट करने का अधिकार है, राइट है, लेकिन 2007 में 2007 में चीन ने कहा कि वो 2017 तक हांगकांग में हर वयस्क को वोटिंग करने का अधिकार रहने देगा, लेकिन 2017 के बाद कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब ये चेंजेस क्या थे? चेंजेस था कि 2017 में चीन ने हांगकांग के चुनाव में सुधार के नाम पे, ठीक है, हांगकांग में चुनाव सुधार के नाम पे एक नया कानून पारित कर दिया। कानून क्या था कि चीन हांगकांग वाले, जो हांगकांग में चुनाव होगा उसके लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो चीन डिसाइड करेगा। चुनाव होगा हांगकांग में, नेता चुना जाएगा हांगकांग में, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? चीन करेगा। चीन ने ऐसा नियम बना दिया, ऐसा कानून बना दिया, और इसकी जिम्मेदारी चीन के द्वारा 1200 सदस्यों की एक कमेटी तय करेगी। अब हांगकांग के लोगों ने इसका विरोध किया और करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे प्रोटेस्ट किया। ये जो आप देख रहे हैं ये हांगकांग के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इसे मेला समझने की गलती ना करें, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लग रहा है दूर से देखने से। तो 10 लाख लोग रोड पे आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब चीनी सैनिक जो थे ऐसे में चिली स्प्रे करने लगे, जिससे आँखों को इरिटेशन हो, आँखों को प्रॉब्लम हो, भीड़ को छाटने के लिए, ताकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो लोग दूर भागने लगे, हट जाएं। अब इसके लिए हांगकांग वाले भी बड़े जिद्दी थे। वो लोग छाता लेके रोड पे आ गए कि भाई तुम कितना भी स्प्रे करो, हम छाता से अपने आप को कवर कर लेंगे, मुंह नाक बंद कर लेंगे, तुम स्प्रे करते जाओ, हम बचते जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, ये प्रोटेस्ट की बात इतनी ज़्यादा होने लगी कि इस प्रोटेस्ट को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी, कैरी लैम को हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, यानी कि वही हुआ जो चीन चाहता था। कैरी लैम जो कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार काम करती थी, इस पिक्चर में देखकर आप समझ सकते हैं, ये हैं कैरी लैम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? चीन के अनुसार ही काम करती हैं। अब एक और मसला है, ये तो हो गया। अब एक और मसला है 2018 में। ये एक लड़का आपको दिख रहा है जिसका नाम है चैंग टोंग कैन। जब आप सर्च करेंगे गूगल पे चैंग टोंग कैन मर्डरर, तो आपको ये दिख जाएगा। अब इसका क्या मामला है? ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ताइवान गया घूमने के लिए, ठीक है, और वहाँ जाकर उसका मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। अब ताइवान को जब ये पता लगा तो ताइवान की पुलिस ने हांगकांग को कहा, चूँकि ये लड़का मर्डर करके वापस हांगकांग आ गया और लड़की की लाश को वहीं छोड़ दिया। तो जब ये बात पता चली ताइवान की पुलिस को, तो उसने हांगकांग से कांटेक्ट किया और बोला कि भाई देखो, मर्डर हमारे कंट्री में हुआ है तो सज़ा भी हमारी कंट्री ही देगी, तुम इस लड़के को हमें दो और ये जो लाश है इसे वापस ले जाओ।
लेकिन उस समय हांगकांग के पास कोई ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं था। तो हांगकांग ने बोला कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तो इस तरीके से 2019 में एक लॉ पारित हुआ हांगकांग में, और इस लॉ को किसने पारित किया? चेरी लैम ने पारित किया। गौर से सुनिएगा, चेरी लैम ने। अब चेरी लैम जो कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार काम करती थी, तो कैसे इसने गेम को बदल दिया। अब देखिए, कानून बना दिया चेरी लैम ने कि जो हांगकांग में कुछ भी ऐसे कोई घटना होगी तो उसके दो जगह उसका सज़ा का निर्धारण किया जाएगा, एक तो चाइना में और दूसरा किया जाएगा ताइवान में। अब देखिए, चाइना डबल गेम खेला। ताइवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे, क्योंकि ताइवान का जो काम था इस लड़के को सज़ा देना, वो ताइवान चाह रहा था कि क्योंकि मेरे कंट्री में मर्डर हुआ है तो हम सज़ा देंगे। तो ताइवान तो ये करके फिनिश हो गया, अपना साइड हो गया। अब चाइना हांगकांग के अपराधी, जितने भी हांगकांग में अपराधी थे, जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, उन लोगों को अब चाइना बुला बुला करके उन लोगों का फैसला लेने लगा, क्योंकि नियम बना था कि कोई भी अपराध होगा तो ताइवान और चाइना में इसका फैसला होगा। तो ताइवान को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो क्या दूसरे के कंट्री में घुसेगा। उसको तो बस उस लड़के से मतलब था, क्योंकि उस लड़के ने ताइवान में किसी का मर्डर किया था। तो चाइना यहाँ पे स्ट्रांग हो गया फिर से। अब चाइना का पूरी तरह से हांगकांग में जो लोग गलत कर रहे हैं, अपराधी हैं, उन लोगों को चाइना बुलाकर उन लोगों को सज़ा देने लगा। अब 2020 में चेरी लैम की मदद से एक और लॉ पारित किया गया। उस लॉ का नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या हुआ कि अब हांगकांग में जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के विरोध में बात करेंगे, देश के विरोध में बात करेंगे, यहाँ तक कि विदेशी हस्तक्षेप को भी वो लोग अब अपराधी के रूप में चाइना लेगा। ठीक है, इस नए नियम के अनुसार, इस नए लॉ के अनुसार, नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अनुसार। तो अब जब विरोधी होगा तो उसे चाइना ही सज़ा देगा। और ये नियम कब बना? 2019 में। तो देखिए, चाइना बड़ी ही चालाकी से अब हांगकांग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, हांगकांग को ढालने की कोशिश कर रहा है चाइना के अनुसार, क्योंकि चाइना जानता है कि एक ना एक दिन तो हांगकांग को चाइना में ही आना है। इसलिए चाइना अभी से ही अपना जो दबदबा है वो हांगकांग पे बनाए रखना चाहता है, ताकि अचानक से हांगकांग वाले को 2047 में जाके नींद ना खुले कि अरे चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो चाइना बताना चाह रहा है कि देखो हांगकांग, तुम चाइना के हो, इसलिए ज़्यादा अलग थलग रहने का कोशिश मत करो, चाइना को जो नियम है तुम मानो। अब चाइना डायरेक्टली तो ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि 1 नेशन 2 लॉ है। तो इनडायरेक्टली चाइना ऐसा कर रहा है। चाइना ने अपना पार्टी भेज दिया, अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अनुसार काम करती है चेरी लैम, उनको भेज दिया, ताकि वहाँ जो भी नियम बने, कानून बने, देश में जो भी हो रहा है वो सभी चाइना को खबर मिलती रहे, चाइना के अनुसार सब काम होते रहे। तो दोस्तों, ये था चाइना और हांगकांग का कुछ अनोखा ही रिश्ता, जैसा इंडिया और जम्मू कश्मीर का था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। अब इंडिया, जम्मू कश्मीर जो है इंडिया के अंतर्गत ही आ गया है। तो ये थी पूरी स्टोरी। होपफुली कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, यूज़फुल रही हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe our channel, My Exam Study. Thank you so much.